हम लोग संवाद तो करते हैं, तो उसका एक मकसद ये होता है कि हम आप लोगों के साथ मिले बैठे, आप लोगों की बातें जाने, भावनाएं जाने। आप कोई भी अखबार पढ़ते हो, मुझे उससे मतलब नहीं कि आप अमर उजाला पढ़ते हैं। अगर अमर उजाला पढ़ते हैं तो ये अच्छी बात है। अखबार में आप लोग क्या पढ़ना नहीं चाहते? अमर उजाला में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती है? ये अगर कोई सुझाव मुझे बहुत संक्षिप्त में दे दे, बुलेट साइज। जो टेक्स्ट बहुत लंबा होता है उसको नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? आजकल जितना ये दुनिया तेजी से चल रही है, इंसान के साथ काम भी ज्यादा हो गया और हमें भी हर काम को जल्दी से निपटाना होता है, तो संक्षिप्त टेक्स्ट होते हैं उसे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं इसका जवाब मैं अक्सर उनसे कहता रहता हूँ कि आप अपनी खबर को छोटा लिखें, उसमें वेरिएशन लाएं, उसमें वो चीजें लाएं जो हम टेलीविजन या किसी अपने सोशल मीडिया के जरिए जो दिन भर पढ़ चुके हैं, अगले दिन हम उसके आगे की बात लिखें। तो ऐसा प्रयोग हम लोग अपनी खबरों में कर रहे हैं। अमर उजाला आपको कैसा लगता है? क्या चीज उसकी अच्छी लगती है आपको? भाषा आपसे जी आप विशेष रूप में अभी मैं उल्लेख नहीं कर सकता हूँ, पर इतना कह सकता हूँ क्योंकि जब लाइब्रेरी में सभी मैगजीन होते हैं, कभी उर्दू अखबार के लिए खड़े हो जाए, कभी लखनऊ वाले अखबार के लिए खड़े हो जाए, कोई ना कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक टेक्स्ट जो छोटा होता है और रोचक होता है, एक बार में पन्ने सारे अलग पढ़ करता हूँ। आप जो लखनऊ के 3-4 हिंदी अखबार हैं, उनकी समीक्षा करके मुझे बताइएगा और मुझे क्या करना चाहिए उसका सजेशन दीजिए। मेरा एक ये है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन और जो रिसर्च है वो यही है। हम लोग शायद इस चीज़ को ये मैंने बच्चों से सीखा है। बहुत छोटे जो न्यू नेटवर्क्स होते हैं ना, वो 2 साल 3 साल के होते हैं, उनसे ऑब्जर्वेशन है मेरा। हम पहले बोलना ही सीखते हैं। सही बात। इसीलिए मेरा आग्रह है, हमेशा जो नए बच्चे जिनके घर में होते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आप इनसे लाड़ में तुतला के मत बोलिए, वरना ये तुतला कर ही बोलेंगे। क्योंकि ब्रिटिश बच्चा अंग्रेजी ही बोलता है, वो बाद में लिखना और पढ़ना सीखता है। तो जो पहला प्रोसेस है, आप लोग जो लोग भी कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हैं, तो वहीं से पहले आप बोलना सीखिए, फिर आप पढ़ना सीखेंगे और फिर लिखना सीखेंगे। और ये बच्चों से आपको पता चल जाता है कि बच्चे जिस तरीके से प्रोसेस है, वही एक ह्यूमन प्रोसेस है किसी भी चीज। मुझे लगता है कि बोलने की भी लिखने की जरूरत नहीं आई होगी, बोलने से ही काम चल जाए। सर आपकी तरफ आते हैं। Between 5 to 6 years, you can bombard their brain so that they understand. वो पीरियड को आप लोग कैश कीजिए। अगर आपके घर में बच्चा है तो between 5 and 6 उसको कितना आप मल्टीपल लैंग्वेजेस देंगे। और दूसरी बात हम बता रहे हैं आपको, if you know third language, your brain capacity improves. This is a ब्रह्म वाक्य। मल्टीपल लैंग्वेजेस से ट्रेनिंग Third language makes you more efficient in your work. और क्योंकि हमारा परिवार इतना बहुत समृद्ध है, सबको बोलना है, तो अगर 5-5 मिनट भी लेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत संक्षिप्त में बताएं, मैं सवाल करूंगा आपसे जो मुझे जानना है। जी सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपने हमें। मैं म्यांमार से आई हूँ, यहाँ एलयू में बीकॉम पढ़ने आई हूँ। यहाँ आने से पहले हिंदी इतना नहीं आता था, खैर वहाँ पर तो हिंदी नहीं बोला जाता। यहाँ पर आई तो आने के लिए थोड़ा बहुत सीखा, अभी 1 साल हुआ है तो उसमें सीख रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाबाश। अब तो आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं। क्या हिंदी अभी क्या करती हैं? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम पढ़ रही हूँ। अच्छा, बीकॉम। आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं। मैं हिंदू फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे हिंदी बचपन में तो हम लोग को वहाँ पर नहीं बोला जाता है और इतने मास्टर्स मिलते नहीं है कि वहाँ पर सीखा जाए। तो हमारा इच्छा होता है कि हिंदी भी सीखा जाए, क्योंकि हम हिंदू हैं। इसीलिए नहीं कि हम हिंदू हैं, हिंदी भाषा भी बहुत आजकल वर्ल्ड वाइड में फेमस हो रहा है, इसलिए सीखना था तो सीखा। आपके माता पिता को हिंदी आती है? मेरे माता पिता हाँ, पर वहाँ पर इतना बोला नहीं जाता बोला नहीं जाता। अब आप यहाँ रहते हुए, हम हिंदी भाषियों के बीच में रहते हुए, जब आप अपनी मम्मी को फोन करती हैं तो किस भाषा में बात करती हैं? हर बीच में बात करते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी में। थोड़ा बहुत बहुत मेरा सवाल है, जो भी भाषा है उसके 3 पार्ट। बोलना जानती हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ना सीख रही हूँ, लिखना नहीं। लिखना नहीं। मैं अफगानिस्तान से हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD का छात्र हूँ। मैंने लगभग कंप्लीट किया है अपना PhD। क्या सब्जेक्ट? सबमिशन किया है। सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में क्या सब्जेक्ट? हाँ, हिंदी PhD में क्या सब्जेक्ट?
पीएचडी में मैंने हिंदी और उर्दू यात्रा वृत्तांतों के तुलनात्मक अध्ययन किया है और मैं निराहार विश्वविद्यालय अफगानिस्तान में हिंदी का अध्यापन कर रहा हूँ। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट। तो मैं हिंदी प्रति ये जो यात्रा है इसको मैंने 2007 से शुरू किया है, आरंभ किया और अब तक इतना कर सकता हूँ कि मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया और आगे हम देखेंगे कि हिंदी के लिए और क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी आपकी रोजी अफगानिस्तान में ज्यादातर लोग हिंदी समझ पाते हैं। सर वहाँ के लोग हिंदी समझ पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और मतलब वो भी फिल्में हिंदी की देख लेते हैं, हाँ। हिंदी के गाने सुन लेते हैं। बिल्कुल अधिकतर लोग हिंदी बोल भी पाते हैं सर, लेकिन लिखना थोड़ा उन लोगों के लिए मुश्किल है। आज की क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी इकाना स्टेडियम था काफी Yes, समय तक। yes, yes, लोग yes. सारे अफगानिस्तान की टीम यही घुमा करते थे। यस उन लोगों की जुबान हिंदी नहीं है, पंजाबी है, लेकिन फिर भी हम उनको हिंदू ही समझते हैं या हम कहते हैं कि ये हिंदी भाषा भाषी है। बहुत अच्छा। एक तो आपने दो चीजों में धोखा दिया। मुझे लगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर यहाँ पर बैठा हुआ है। दूसरी बात, जब आपने बोलना शुरू किया तब आपका एक्सेंट जो था वो कितना साफ है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा है। मैं इन दोनों चीजों के लिए आपके लिए था। हिंदी साहित्य पर बौद्ध संस्कृति का प्रभाव और मानव मूल्य की परिकल्पना मेरा विषय है और अभी शुरुआत की और मैं 12th एग्जाम के लिए हिंदी उस टाइम पे हम तुम तक उसका मतलब तक नहीं आती थी और अल्फाबेट से वहाँ से शुरू की थी और आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान से डिप्लोमा की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की थी और बहुत अच्छा। ये सब हिंदी की वजह से मुझे मिली है और मेरा अनुभव तो आप लोगों की तरह नहीं है, अभी शुरुआत है। तो कोशिश है कि मेरा रुचि हिंदी भारतीय संस्कृति पर है। तो मुझे मैं जैसे बाकी बाहर से तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भारत मतलब अच्छा इंडिया जा रहे हो वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ ऐसी पूरी चीज़ें तो बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। तो यहाँ आने से पहले और अभी भी कुछ लोगों से बात होती है हमारे यहाँ से कहीं से भी, तो सेफ है वहाँ पे, आप राम को निकल सकते हैं, मतलब लड़की के लिए सेफ है। मैं बोलती हूँ अभी लगभग 5 साल तो मैं यहीं पे रही हूँ लगातार नहीं, तो कभी भी मुझे अनसेफ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अगर गुनाह भी है तो मुझे क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे अगर गाड़ी में जाते, टैक्सी में जाते, कोई लड़का साथ में बैठे तो कभी ऐसे चिपक के नहीं बैठते हैं, एकदम सेफ फील कराते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा कोई भी पूछते हैं या बोलते हैं कि इंडिया गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, मैं बेशक बोल देती हूँ कि मेरा अनुभव तो ऐसा नहीं है जितना मैं अपनी कंट्री में सेफ फील कर रही हूँ। कई बार ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा यहाँ पे सेफ फील आपकी मातृभाषा क्या सिंगली तमिल सिंगली नहीं, मैं और सीता वहाँ पे सुरक्षित नहीं रह सकती है अगर वो इतने बुरे आदमी थे, तो उस पर तो गर्व होता है कि हाँ वो चीज़ें मैंने जब डीयू में पढ़ती थी तो उस पर बहस होती थी। सब किसी को हम ये बोलते कि मैं श्रीलंका से, अच्छा वो रावण, वो शुरू हो जाते हैं। फिर हम ये कहते कि हाँ मैं रावण की बेटी हूँ, दुश्मनी के तौर पर नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट किसी उसमें रावण को जलाए जाने का कहीं कोई नहीं चिन्ह, कहीं भी नहीं। ये सांकेतिक तौर पे आजादी के बाद शुरू किया
किया गया है। बिल्कुल, जैसे आप कहीं भी किसी में भी इवन रावण को इतना महान वाल्मीकि जी ने भी दिखाया है और बाद में तुलसीदास जी ने भी, कि रावण से ज्ञान लेने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था। तो उनके ज्ञानी होने का किसी और कई जगह अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि रामायण बहुत भाषाओं में और बहुत तरीके से लिखी गई है, तो कम रामायण में लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी रावण के वध के बाद दुखी थे, वो खुश नहीं थे। क्योंकि उनको भाई तो हमारी चर्चा थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, लेकिन ये जरूरी था, ये चर्चा का विषय जरूर है। आपको पता है कि रावण का इकलौता मंदिर कहाँ है पूरे भारत में, जानती हैं? मध्य प्रदेश नहीं, रावण का इकलौता मंदिर कानपुर में है, जो सिर्फ एक दिन खुलता है। हाँ, उसकी पूजा करते हैं। हाँ, मंदसौर में मध्य प्रदेश में है, बनते गए जहाँ पूजा क्योंकि मंदोदरी का वहाँ जी, बाद में बहुत सारे मंदिर बनते गए, जैसे वैष्णो देवी मंदिर आप देख रहे हैं कि हर शहर में अब होने लगे हैं। रावण का इकलौता मंदिर हमारे शहर में है, क्योंकि वहीं पर सीता जी का भी निवास स्थान मान लेते हैं पिठोरा, तो रावण का मंदिर वहाँ पर है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार खुलता है और हम सारे ब्राह्मण जो हैं उनकी पूजा करते हैं। ये आपके लिए गर्व की बात है। से हो जी जब मैं आने वाला था इंडिया पढ़ने के लिए, वहाँ इतना लोग ज़्यादा नहीं था ताजिकिस्तान में कि वो हिंदी को इतना ज़्यादा जानती था जैसे आप लोग बात करते हैं, जैसा कि आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा स्कॉलरशिप है इंडिया जाने के लिए, पढ़ने के लिए। मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ। अभी मास्टर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल है मुझे। ठीक बात है। लखनऊ कैसा लगता है आपको? लखनऊ घूमे हैं? कितना समय हुआ आपको यहाँ रहते हुए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। लखनऊ में क्या क्या घूम लिया आपने? बहुत सारी जगहों, कुछ नाम बताइए। इमाम बाड़ा, जी वो जो लुलु मॉल है वहाँ गया। जी। वो बड़ा एक दिन में घूमते हैं कि रात में घूमते हैं? रात में इतना ज़्यादा नहीं, रात में घूमते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग रात में ज़्यादा नहीं घूमते। नाइट लाइफ देखी है यहाँ की, लखनऊ की? देखा। ठीक है, कैसा लगता है? कुछ और बताइए, क्या क्या देखा आसपास के जिले हुई और कहाँ कहाँ गए भारत में? यहाँ पे मुझे बहुत दोस्तों मिला हमारे क्लासमेट से, और वो बहुत, जब हम मार्केट जाते हैं तो उनसे बात करते हैं हम, जो हमारे हिंदी है वो मजबूती हो रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमको यहाँ बुलाने के लिए। मैं हनीफा हूँ, ताजिकिस्तान से। मैं यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ रही हूँ। सबसे पहले मैम से मिलकर मेरा बहुत खुशी हुआ, क्योंकि इधर कई लोग हैं तो जो ताजिकिस्तान के बारे में उनके लोगों को पता नहीं जानते कि ताजिकिस्तान है। पर मैंने जो कहा कि मेरे उम्र थी और खुशी है। कुछ नहीं की, तुम सीख रही हो, हमारी भाषा सीख रही हो, यही सबसे बड़ा तरक्की का आप थोड़ा सा और आगे आइए। आपको लोग देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, और आगे आइए। जी, आपको हिंदी सीखने की इच्छा क्यों हुई? आप भारत क्यों आए? ये बात है कि भारत पूरे देश, पूरे विश्व में वो अपने बॉलीवुड में मशहूर है, और ये ताजमहल है। ये सबका इच्छा है कि भारत आए, ताजमहल देखे, और यही इच्छा है हमको। हम सब बॉलीवुड फिल्मों से बड़ा हुए हैं, जो बचपन से हम देखते हैं, और यही इच्छा है। यहाँ पे किस चीज को आपने महानता समझा है? क्या देखा आपने? महानता क्या अच्छा लगा? तो सच में भारत देखने वाली देश है। हम तो गए थे गोवा में, विषय नहीं है, विषय नहीं है। बहुत अच्छा है। मेरा एक सवाल और है आपसे। आप भारत आए, आपने हिंदी सीखी, आप जब भारत से वापस चली जाएंगी तो हिंदी को क्या मिलेगा?
हमारे देश में भी भारतीय लोग ज्यादा है। Will you try to spread? हिंदी में बोलिए। हाँ वो समझ रहे हैं जी। उधर तो कम मिलता है। यूनिवर्सिटी में हम दूसरों को सिखाते हैं, मतलब जो क्योंकि वो लोग भी आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी 2 साल से हम बचपन से हिंदी मुझे बहुत पसंद है, गाने बहुत पसंद है। श्रीलंका में लोग हिंदी समझते हैं, अधिकतर लोग हिंदी समझते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी गाने बहुत चलते हैं, फिल्में बहुत चलती हैं, इसलिए। ठीक है, अब अगले 1 महीने बाद तो श्रीलंका बहुत याद किया जाने वाला है। जगह जगह वो आयोजन होंगे सारे लोग बाकी तो जब यहाँ पर दशहरा होगा तब आपको कैसा लगता है? जी हमारे यहाँ रावण की पूजा नहीं होती है सर, हम उनको वीर के रूप में मानते हैं। विभीषण की पूजा होती है हमारे यहाँ। कुछ मंदिरों में उनका वो कुछ छोटा सा मंदिर होता है, हमें तो उनको जलाने से कुछ नहीं ठीक बात है। एक सवाल कुछ अगर लगता भी है तो कोई उसको कोई नहीं, वो बहुत पुरानी बातें हैं। हम लोग सारे लोग बैठे हैं। अब देखो अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा है, लेकिन आप भारत में कितना सुरक्षित बैठे हैं। नहीं, वो चीजें आप यहाँ की चीजें वहाँ की बता रही हैं, और हमारे अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे रहे ये सबको पता है, आज भी है। वही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा बीच में कि जब यहाँ पर दशहरा होता है तो आपका सेलिब्रेशन किस तरह का होता है? आप सच बताओ तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है। आपने सच बोला, बहुत अच्छा किया। क्योंकि राजा थे, जो भी है मतलब हमारे ही राजा थे, तो हम जाते हैं, जरूर जाते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि मतलब जो नारा लगाते हैं वो नहीं बोलते। आपको किसी ने कहा है किसी से लेकिन आपसे कहा है कि आप बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि इसपे यही संदेश देते हैं कि असत्य पर सत्य का विजय। तो वो जो चीज देना चाहते हैं वो लेते हैं, उसके आगे ये नहीं देखते कि हमारे राजा को जाना। So मैं हिंदी really bad. So I'm studying in university, Hindi basic course, so now I'm starting. ठीक है। कितना बोल लेते हैं, कितना समझते हैं? How many years? 32. कितना हिंदी आपको समझ में आ जाती है? जैसे कि कोई बोलता है आप सब कुछ समझ लेते हैं? Are you comfortable with Hindi? No. Can you understand each and every word which I am telling you in Hindi? No. ठीक So 1 week, so it's just. आप भारत आए, हिंदी सीखना चाह रहे हैं कि हम सारे लोग हिंदी बहुत गर्व के बात है। अब मैं की तरफ आऊँ, उससे पहले छोटे प्रयोग हैं, जैसे मैं पर्चे में ये नहीं लिखता, आपने देखा होगा डॉक्टर्स लिखते हैं टैबलेट दिस 500 mg 1 TDS। अब अंग्रेज को, अब ये बेचारे गांव गरीब के मरीज को क्या समझ में आए TDS BDS की आएगी, तो मैं लिखता हूँ 1 गोली दिन में 3 बार और 3 निशान बना देता हूँ। सर भी ऐसे ही करते थे। 2 चम्मच सीरप लिखना है, 2 चम्मच सुबह शाम, तो 2 चम्मच लिखा और सुबह शाम 2 निशान बना दिया, हो गया। एक अध्ययन हुआ था कि अंग्रेजी में प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्शन होने के कारण आधे से ज्यादा रोगी गलत दवा खाते हैं। तो मेरा चिकित्सकों से या आपके भाषण से पहला सुझाव होगा कि सभी चिकित्सक कृपया ये OD BD TDS छोड़ें और इसको हिंदी में लिखना शुरू करें, और हिंदी में ना लिखने की उनको फुर्सत है या नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम निशान तो बना दें। 1 गोली ऐसे बनाई, 1 2 3, ये हो गया कि उसको 3 बार खानी है। 2 चम्मच बनाई, 2 चम्मच 2 चम्मच 2 चम्मच, मतलब सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच 3 बार। तो ये मैं करता हूँ। हमारा जूनियर डॉक्टर्स, अब जूनियर डॉक्टर पैन इंडिया से आते हैं, हमारा जूनियर डॉक्टर तमिलनाडु से भी है, केरल से भी है, हमारा कर्नाटक से भी है, आंध्रा से भी है, सब जगह से है, बंगाल से भी है। तो उसको मैं पहले 3 महीने कहता हूँ भाई पहले हिंदी सीख लो। और मैं यहाँ पर एक दूं, मेरा जो बेटा है वो अपनी MBBS करने के बाद उसने MD ज्वाइन किया है विशाखापट्टनम से, और मैंने उससे कहा, मैंने कहा जाओ तेलुगु सीखो पहले। और आप सोचिए कि विशाखापट्टनम वाले लोग तेलुगु बोलते हैं, उनसे अच्छी तेलुगु 3 महीने में बोलने लगा। और मैंने उसको बताया कैसे सीखना है, बिल्कुल सही कहा कजाकिस्तान वालों ने, सब लोगों ने। मैंने उससे कहा जाना तुम जाना पहले तेलुगु फिल्में देखना,
अचानक अपने आप हिंदी आ वो तेलुगु आ जाएगी। तो ये नहीं है कि मैं हिंदी पे जोर देता हूँ, मैं नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से मानता हूँ। मेरा बच्चा तेलुगु भाषी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और उसको तेलुगु वहां के लोगों से अच्छी तेलुगु आती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहला तो चिकित्सकों को सुझाव है कि रोगी और चिकित्सक के बीच में संवाद पूरी तरह से सफल हो सके। रोगी गलत दवा न ले तो उसको जो दवा अंग्रेजी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मेडिकल स्टोर वाले को समझनी है, लेकिन उसके जो निर्देश है वो हिंदी में लिखे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात है, हर चिकित्सक को चाहिए कि वो पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसे साहित्य, कुछ ऐसे लेख लिखे। मैं समझता हूँ मैं अपनी लेखों की गणना करूंगा पिछले कई सालों से या वर्ष 1991 से तभी से मैं लिखता हूँ, तो 1000 से ऊपर शायद मेरे लेख हो गए होंगे हिंदी में चिकित्सा संबंधी। तो ये चाहिए कि जैसा अभी कह रहे थे ना कि भाई आपने जाना एंसेफेलाइटिस जाना, आपने अस्थमा जाना, टीबी जाना, ये बीमारी जानी, लेकिन ये आम आदमी कैसे समझे कि ये बीमारी होती क्या है। तो इसको हिंदी में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जैसा मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं और भी लोग प्रयास कर रहे हैं। अमर उजाला से भी मैं कहूंगा कि भाई सप्ताह में एक बार स्वास्थ्य संबंधी कोई लेख हिंदी में जाए और वो समाज की चिकित्सा जागरूकता की। मुझसे आप कहेंगे महीने में एक तो मैं लिख ही दूंगा गारंटी के साथ, बाकी और भी मिल जाएगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि चिकित्सा में मैंने 34 साल पहले जब मैंने ये बीड़ा उठाया तो मैंने सोचा नहीं था कि इसके आगे चल के परिणाम क्या होगा। परिणाम ये हुआ कि 16 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला प्रदेश बन गया है जिसमें चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में भी हो, इसका प्रारंभ कर दिया 16 अक्टूबर 2022 को। और मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है कि मैं उनकी चिकित्सा भाषा जो सलाहकार समिति बनी थी उसका सदस्य रहा, और वो जब उद्घाटन हुआ है 16 अक्टूबर 2022 को तो मुझे वहां विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, मैं उसका हिस्सा बना। तो एमपी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी। और उत्तर प्रदेश हिंदी का एकदम प्रतिबिंब माना जाता है। अमर उजाला से मेरा निवेदन है कि वो सीधे सरकार और जो सरोकार जिनका है उनसे पूछें कि जब 3 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश को लागू हुई तो उत्तर प्रदेश कब लागू करेंगे। ये आप नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे तो हो सकता है हमें नोटिस मिल जाए। आप समझते हैं हम तो सरकारी नौकर हैं, हमको कारण बताओ नोटिस मिल जाए कि आप कौन होते हैं पॉलिसी मेटर को ऐसे बोलने वाले। तो आप इसको उठाएं। एक बात जो अभी बीच में आई थी उसको मैं क्लियर कर दूं। एक जर्नल है, उसका नाम है, एक हमारी संगठन है डॉक्टर्स का, उसका नाम है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ। उसकी एक जर्नल निकलती है, उसका नाम है एनएमओ जर्नल, और उसका पहला चिकित्सीय संपादकीय दुनिया में चिकित्सा जगत में पहला संपादकीय आप कह सकते हैं एडिटोरियल आर्टिकल इन हिंदी इन ए मेडिकल जर्नल वो मैंने लिखा है वर्ष 2018 में, और उस जर्नल को उसको बाइलिंगुअल बना दिया गया है। तो आप निश्चिंत रहें, चिकित्सा साहित्य में एक ऐसा जर्नल मौजूद है जिसमें आप हिंदी में भी अपने शोध पत्र या दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।